हाँ जी बेटा, क्या हाल है जी आपका? तो होपफुली अमेंडमेंट सीरीज को आप पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। अब हमने फर्स्ट चैप्टर में जो अमेंडमेंट थी स्टडी मटेरियल में, जहाँ उन्होंने हमें एक नई स्लैब दी थी, उसको फिर चैप्टर 8 के साथ लिंक किया था। पूरा अच्छे से देखा, क्वेश्चंस भी किए, सारा उसका क्लॉजेस भी समझी कि क्या क्या वहाँ लिखा गया, सब चीज़ें देख ली। अब हमने ये कहा था कि ये अमेंडमेंट सीरीज बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रहेगी, तो इसमें चैप्टर वाइज चलना हमने। तो अगला चैप्टर है जी रेजिडेंशियल स्टेटस, जिसके अंदर अमेंडमेंट्स आई हैं। और 100% गारंटेड बात है कि उन अमेंडमेंट से क्वेश्चन मई 21 में डलना ही डलना है। ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि एमसीक्यू की तरफ भी मामला जा सकता है, कि अमेंडमेंट थोड़ी टेक्निकल है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी क्वेश्चन तो उस पर नहीं आएगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा या एमसीक्यू में जाएगा। तो ये रेजिडेंशियल स्टेटस में किस तरह की अमेंडमेंट हुई है, इसको देखने के लिए हम आगे चलते हैं। हाँ जी, तो आपने अपने स्टडी मटेरियल में चैप्टर 2 में आ जाना है। चैप्टर 2 इज रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। बिल्कुल सही बात है सर। तो इसमें कहाँ पे है जी अमेंडमेंट, बताओ। सर देखो, अमेंडमेंट तो यहीं दिख जाती है अगर शुरुआत में ही देखें। सेक्शन 6 का जो ओवरव्यू दे रखा है, इसमें एक नई चीज़ दिख रही है कि पहले हम कहते थे रेजिडेंट होगा इंडिविजुअल एचयूएफ, तो आगे चल के ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी होगा, ठीक है, या फिर नॉन रेजिडेंट हो जाएगा इंडिविजुअल एचयूएफ में। रेजिडेंट होगा तो सब कैटेगरीज बनेंगी बनेंगी, ठीक है, सब क्लासिफिकेशन होगी। और अगर नॉन रेजिडेंट हो गया तो बात वहीं खत्म। पर आज एक नई चीज़ दिख रही है, डीम्ड रेजिडेंट इंडिविजुअल के केस में। मतलब कुछ ऐसा चेंज किया गया है जिसमें आपके इंडिविजुअल को डीम्ड रेजिडेंट, मतलब अगर वो रेजिडेंट नहीं भी है तब भी रेजिडेंट मान लिया जाएगा। एक तो ये देखना है, ठीक है, क्यों आया चेंज, वो सब भी कवर करना है। काम शुरू करते हैं। इस चार्ट में भी ये देख रहा है कि इंडिविजुअल एचयूएफ रेजिडेंट, तो रेजिडेंट ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी, ये रहा। और अगर डीम्ड रेजिडेंट हुआ, यहाँ और एक संकेत दिए गए हैं जो पिछले चार्ट में भी थे, कि वो रहेगा नॉट ऑर्डिनरी ही। पर सर ये होता क्या है सर, इसके लिए तो लगेगा टाइम, पूरा अच्छे से पढ़ाया जाएगा। देखो, ये रहा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ अभी तक जो आपको दिखाई दे रहा है ये पुराने वाला लॉ है। वहाँ क्या लिखा हुआ है कि 6(1) के अंदर इंडिविजुअल रेजिडेंट हो जाता है इंडिया में अगर वो एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। बेसिक कंडीशन 182 डेज, ठीक है सर, पहले भी ऐसी होती थी। ये नहीं पूरी हो रही तो अगली चेक करो। पिछले 4 साल में 365 दिन, और रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में कितने, 60 डेज। सर ये तो पहले भी एज इट इज़ था। बाकी जो नीचे लिखा है वो सब भी हमें पता है। सर फिर आपको याद होगा कि जो कंडीशन नंबर 2 है उसकी कुछ एक्सेप्शंस होती थी, कि कुछ सिचुएशंस में कंडीशन नंबर 2 नहीं लगती थी। सर वो कंडीशंस कौन सी थी, कौन सी एक्सेप्शंस थी वो? पहला, अगर इंडियन सिटीजन लीव करता है इंडिया को एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप या फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तो दिस कंडीशन नंबर टू कौन सी है, 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर and 365 days during the 4 years immediately preceding the relevant previous year. So this condition will not apply in such a case जहां इंडियन सिटीजन लीव करता है इंडिया को एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड, ठीक है सर। दूसरी एक्सेप्शन क्या होती थी जहां ये कंडीशन ये नहीं लगती थी, जब इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो बाहर रहता है विजिट पे आता था ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो इस वजह से ये दो कैटेगरीज सिर्फ 182 वाली कंडीशन में ही कवर होती थी। और अगर ये रेजिडेंट बनेंगे तो 182 डेज के कारण बनेंगे, ये तो इन पे लगता नहीं था। ठीक है सर, अभी तक हमने पुरानी रिवीजन कर ली है। इंडियन ओरिजिन क्या होता है, 115C सेक्शन हम करते होते हैं हमेशा, कि इधर द पर्सन हिमसेल्फ और हिट्स पेरेंट्स और एनी ऑफ हिट्स ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले अनडिवाइडेड इंडिया। ठीक है सर। सर अमेंडमेंट कहाँ है फिर? सर ये देखो, अमेंडमेंट ये रही, इसको पढ़ें। However, where such person, where such person having a total income other than the income from foreign source, other than the income from foreign source मतलब फॉरेन सोर्सेज से नहीं, इंडियन इनकम कितने से ज़्यादा होनी चाहिए? सर कैसे पढ़ना है सर, यहाँ से लेके यहाँ तक ना पढ़ना पहले, क्योंकि ये ब्रैकेट में समझा रहा है कि कौन सी इनकम आएगी कौन सी नहीं आएगी। इसके लिए प्रॉपर तरीके से हम तुम्हें कराएंगे, तुम्हारी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। टाइम आने पे वो मैं समरी भी लिखवा दूंगा। अभी आप ये पढ़ो कि सच पर्सन हैविंग ए टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीडिंग कितना, 15 लाख। 15 लाख से ज़्यादा इनकम उसका होना चाहिए। तो ऐजी सिचुएशन में, मतलब जब उस बंदे की इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स नहीं, इंडियन इनकम कितने से ज़्यादा है, 15 लाख से ज़्यादा,
तो ही विल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट, ही विल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट इन इंडिया अगर उसका पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग द रेलेवेंट ईयर अमाउंट्स टू 182 डे और मोर। सर ये तो सबके लिए ही होता है, 182 डे तो कोई भी रह जाए तो उसे रेजिडेंट मानना ही होता है, बिल्कुल सही। तो सर अमेंडमेंट फिर कहाँ है? सर ये देखो, ही हैज़ बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द 4 years immediately preceding previous years, immediate during the 4 immediately preceding previous year for a period of 365 days or more, and has been in India for at least 120 days in the previous year। अब सर पुराने लॉ में क्या हो रहा था कि जब लोग इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन जो यहाँ विजिट करते थे, उनको ये कहा हुआ था कि 182 डेज जब होगा तो आप बनेंगे रेजिडेंट। ठीक है, आप पे 60 डेज और 365 वाला तो लगना ही नहीं, कहा हुआ था ना ऐसा। इसलिए वो 181 डेज तक बड़े आराम से यहाँ रह सकते थे, कोई उन्हें दिक्कत परेशानी नहीं आती थी, वो हमेशा नॉन रेजिडेंट रहते थे। अब अगर हम ये कहें कि इनके लिए चेंज किया गया, 60 डेज एंड 365 तो अभी भी नहीं हम कह रहे कि तुम्हारे पे लगेगा, तुम्हारे पे अब लगा करेगा। तुम्हारे पे जो अप्लाई होगा, एक तो 182 डेज अप्लाई होगा, वो तो सब पे होता है सर, या तुम्हारे लिए अब रूल हो गया 120 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द लास्ट 4 years। ये अमेंडमेंट है। अब ये किसके लिए भाई, अच्छे से देख लो। However, where such person, मतलब दिस पर्सन इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन रीजन जिसकी इनकम फॉरेन सोर्सेज के अलावा अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज कितने लाख से ज्यादा, 15 लाख से ज्यादा। तो भैया हमने ये नहीं कहा कि तेरे पे 60 डेज वाली कंडीशन लगेगी, ये नहीं कहा, मॉडिफाई कर दी कंडीशन, तेरे पे कंडीशन लगेगी 120 डेज वाली। 182 सब पे लगती है, वो तेरे पे भी लगेगी। पहले तो आराम से यहाँ आ जाता था, 181 डेज तक रह जाता था, तेरे को कोई चक्कर नहीं पड़ता था। अब सोच समझ के आइयो, 120 डेज अगर यहाँ हो गए और पिछले 4 साल में तेरा एग्रीगेट स्टे कितना निकला, 365, तो बेटा तू रेजिडेंट बन जाएगा। समझ रहे कि नहीं? तो पहला चेंज ये है। अब ध्यान ये रखना कि ये सभी पे लग जाएगा ऐसा नहीं है, ये तब आपको तंग कर सकता है अगर आपकी इंडियन इनकम कितने से ज्यादा है, 15 लाख रुपए से ज्यादा, 15 लाख रुपए से ज्यादा। तो अब हमें कैसे चेक करना है सर, अगर एक बार इसे समरी करें। सर देखिए, सेक्शन 61 में जो बेसिक लॉ है वो तो वही लग रहा है कि दो कंडीशन है, एक 182 डेज, दूसरी कंडीशन 60 डेज एंड लास्ट 4 ईयर के कितने, 365। ये तो ऐसे ही लग रहा है, ये पहले भी थे। अब इसकी एक्सेप्शंस भी वही हैं कि अगर भाई आप इंडियन सिटीजन है लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड और एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, दिस विल नॉट अप्लाई। या आप इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और यहाँ विजिट के लिए आ रहे हैं, दिस विल नॉट अप्लाई। सो सर चेंज कहाँ आया? सर ये इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन रीजन के लिए चेंज आया कि ये तो अभी भी नहीं लगाएंगे, इतनी सख्ती नहीं दिखा रहे कि 60 डेज में ही काम हो जाएगा। और उन्हें कह दिया कि बेटा अगर आप इंडियन सिटीजन हैं या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और आपकी इंडिया वाली इनकम कितने से ज़्यादा है, 15 लाख से ज़्यादा, फिर आपको 120 डेज वाली ये स्पेशल कंडीशन, 120 डेज और लास्ट 4 ईयर के कितने भाई, 365, दिस विल अप्लाई। मतलब जहाँ आप पहले बिना किसी टेंशन के 181 डेज तक रह सकते थे, वहाँ आपको अब ध्यान रखना पड़ेगा कि 119 दिन तक ही रहें। 120 टच करते ही दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। ये चेंज आया। पर सर अगेन ये सारे इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन सारे नहीं कवर हो रहे हैं इसमें, जिनकी इंडियन इनकम कितने से ज़्यादा है, 15 लाख। अगर आप पूरा वीडियो सुनते हैं, या हो सकता है ये जो डिस्कशन है रेजिडेंशियल स्टेटस वाली 2 पार्ट्स में चली जाए, तो मैं इधर रीज़न भी बताऊंगा आपको कि ये अमेंडमेंट क्यों की गई है। अभी तो सिर्फ मैंने आपके सामने रखा है इस चीज़ को। अब बेटा जी, स्टडी मटेरियल में जो आगे की बातें लिखी हुई हैं वो बातें सर पुरानी हैं, वो वही चीज़ें लिखी हैं कि भाई कैसे पीरियड ऑफ डे स्टेज काउंट करते हैं शिप वाले, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये आपने पहले पढ़ा होना चाहिए। अगली अमेंडमेंट सर, डीम्ड रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट आ गया, 61A नया आ गया सर ये। तो सर इसमें बिल्कुल न्यू चीज़ है, ये पहले नहीं होती थी, इससे भी अच्छी तरह पढ़ें।
एन इंडिविजुअल बीइंग इंडियन सिटीजन, एन इंडिविजुअल बीइंग क्या भी इंडियन सिटीजन, जो हमारी कंट्री का नागरिक है, हैविंग अ टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स। मतलब कि गेन इनकम कौन सी वाली चाहिए, इंडियन। ये सर कहाँ तक नहीं पढ़ना हमने, सर ये वाली चीज़ें नहीं पढ़नी, ये घुमाएगा आपको, इधर उधर करेगा ये, यहाँ तक ना पढ़े, इधर मैं इजी कर दूंगा बाद में। बस इतना पढ़ें कि भाई अगर आपकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा और आप इंडियन सिटीजन हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वुड बी डीम टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन दैट प्रीवियस ईयर। मतलब कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और आपकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, तो आपको रेजिडेंट मान ही लिया जाएगा, इंडिया में मान ही लिया जाएगा। अच्छा सर ऐसे हो जाएगा, सर थोड़ा सा और भी है, वो भी पढ़ो। इफ ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय द रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल या रेजिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर। मतलब आप इंडियन सिटीजन हैं, तो आप हो सकता है इंडिया बिल्कुल विजिट ही नहीं किया इस साल, आप बाहर कहीं सेटल्ड हैं, सिटीजन स्टिल आपका इंडियन ही है, आप इंडियन ही है, क्योंकि आपने सिटीजनशिप अभी सरेंडर नहीं की है। 15 लाख से ज़्यादा भारतीय इनकम भी है आपके पास, जिस कंट्री में आप बैठे हैं वहाँ टैक्स ही नहीं है। जैसे सबसे पहले नाम इसमें दुबई का ही आता है, अपने भी बहुत क्लोज रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं, तो वहाँ इनकम टैक्स तो है नहीं है भाई। और वहाँ का जिस तरह का सिस्टम है, जो आपको उधर पता हो, तो वर्क वीज़ा ही वहाँ मिलता है, सिटीजनशिप तो वहाँ मिलती नहीं है। तो काफ़ी साल से अगर वहाँ बैठे भी हैं तब भी सिटीजनशिप इंडियन ही रहती है। तो भाई उनको थोड़ी सी चिंता इसमें हो सकती है, क्योंकि वो इंडिविजुअल हैं, वो इंडियन सिटीजन हैं, और इनकम मान लीजिए इंडिया में 15 लाख से ज़्यादा की है उनके पास, दे हैव प्रॉपर्टीज, तो उसका रेंटल रूंटल वो सब ठीक। अब वो एक ऐसी कंट्री में बैठे हैं जहाँ टैक्स तो लगता ही नहीं है, तो भाई फिर ऐसे वाले को जिसको कहीं टैक्स नहीं लग रहा, हमने डीम्ड रेजिडेंट बना लिया कि बेटा तू हमारा रेजिडेंट है। इसको भी और क्लियर करता हूँ, बस एक बार ये पूरा पढ़ने की फॉर्मेलिटी कर दूं। हाउएवर दिस प्रोविजन विल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ इंडिविजुअल हु इज अ रेजिडेंट इन प्रीवियस ईयर एज पर सेक्शन 6(1). मतलब कि अगर आपकी स्टे की वजह से 6(1) के अंदर ही आप रेजिडेंट बन रहे हैं, फिर बेटा जी कोई कहानी मेरे साथ ये 6(1)(a) वाली ना चलाए। 6(1)(a) उनके लिए नहीं है जो 6(1) में कवर हो चुके हैं। 6(1)(a) किन के लिए? आओ सर इसको समझे। पहली बात, इसमें पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं, सिर्फ कौन कवर हो रहा है, इंडियन सिटीजन। ठीक है जी। अब उसकी इंडियन इनकम कितने से ज़्यादा होनी चाहिए सर, 15 लाख से ज़्यादा। और ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो किसी भी कंट्री में लाइबल टू टैक्स नहीं होना चाहिए, नॉट लाइबल टू टैक्स, नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी कंट्री। मतलब कि टैक्स के एंगल से रेजिडेंशियल स्टेटस होगा, ऐसा होना चाहिए कि उसको टैक्स नहीं देना वहाँ पे। वो तकरीबन तभी होता है जब आप टैक्स हेवंस की बात करते हैं। टैक्स हेवंस होते हैं ना ऐसी कंट्रियाँ जहाँ इनकम टैक्स ही नहीं है, बथेरे हैं, दुबई उसमें थोड़ा ज़्यादा लाइमलाइट में आता है। ठीक है जी। तो भाई ऐसे वाले लोग जो आराम से अपना वहाँ बैठे हैं, सिटीजनशिप इंडिया की है, इधर प्रॉपर्टीज वगैरह है, किराया किराया आ रहा है, अच्छा इंटरेस्ट इनकम है, 15 लाख से ज़्यादा की इनकम बन जाती है, अपने वहाँ वो लाइबल नहीं है टैक्स देने के लिए, वहाँ टैक्स का लॉ ही नहीं है समझिए। तो उन लोगों को इंडिया में डीम्ड रेजिडेंट मान लिया गया। अब आप कहोगे सर इधर पीछे मतलब ये चक्कर क्या है, क्योंकि जो उनकी इंडियन इनकम है, चाहे वो नॉन रेजिडेंट थे कि स्टे उनका जीरो था, यहाँ स्टे जीरो था, तो रेजिडेंट नॉर्मल लॉ में तो बन नहीं सकते थे, पर इंडियन इनकम पे तो हम फिर भी टैक्स कर लेते थे। सर थोड़ा आगे चलो मेरे साथ सेक्शन 5 में, चक्कर बताता हूँ कि ये अमेंडमेंट क्यों हुई थी, बताता हूँ। अभी के लिए तो ये पक्का करें कि जो ये लॉ आपके सामने है कि ये इंडिविजुअल पे अप्लाई होगा अगर वो इंडियन सिटीजन होगा, अगर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होगा तो नहीं लगेगा। उसका भी कारण सुन लें। सर देखिए, आप अपने नागरिक पे तो ये लॉ इन्फोर्स कर सकते हैं, अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एग्जाम्पल, कोई बंदा जी 1930 में लाहौर में पैदा हुआ, तो 1930 में लाहौर में पैदा हो रहा वो, ठीक है। अब आगे जाके 1955 में उसका बेटा पैदा होता है, शादी हो जाती है, उसका बच्चा पैदा हो रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं। अब फिर उसके बाद वो और अलोंग विद हिज चिल्ड्रंस वो इंग्लैंड इंग्लैंड मूव कर जाते हैं, यूके चले जाते हैं। अब बेटा आगे बड़ा होता है, तो 1985 में जाके उसका भी बच्चा पैदा हो जाता है। ये बच्चा अब 2021 में वहाँ अच्छा पैसा पूसा कमा रहा है, इसका नाम है ए। ये यूके बॉर्न है, बॉर्न ब्रॉटअप वहीं पे है, ठीक है जी। तो अब अगर आप 115 सी लगाएंगे
ये बच्चा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन निकलेगा, क्योंकि ये आप तो नहीं, इसके फादर भी नहीं, इसके ग्रैंड फादर वॉज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। तो ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मिस्टर ए, जो अपने आप को पूरा अंग्रेज समझता, वहीं पला, वहीं काम कर रहा है। अब अगर आप इसे लिख के कहें कि भाई तुम डीम्ड रेजिडेंट हो हमारी कंट्री के, हो गया मुझे कुछ नहीं पता भाई, कर लो जो करना, मैं नहीं मानता तुम्हारा ये लो। कि मेरे दादाजी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, उस वजह से मैं तुम्हें वहाँ रेजिडेंट दिखने लग जाऊँ, ऐसा नहीं होगा। अगर हमारा खुद का सिटीजन है, उसको आप कह सकते हैं, क्योंकि ये स्टिल हैज इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन पासपोर्ट। अब ये बंदा कभी यहाँ आया नहीं, इसके रूट्स नो डाउट किसी तरह से कनेक्टेड है हमारे अनडिवाइडेड इंडिया के साथ। तो उस वजह से अगर आप कवरेज करने की कोशिश करेंगे, डीम्ड रेजिडेंट बनाने की कोशिश करेंगे, पूरे दुनिया में बहुत लोग इसमें आ जाएंगे, और जवाब उनका यही होगा कि हम ये रूल नहीं मानेंगे। सिंपल सी बात। हाँ, अब जिसके पास इंडियन सिटीजनशिप है, उसके लिए आप लॉ बना सकते हैं। इसलिए भाई यहाँ पे आपने इंडियन सिटीजनशिप ही लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिख भी लिया तो उन्होंने मानना नहीं है, और बहुत ज़्यादा लोग उसमें कवर हो सकते थे। तो दोबारा सुनेंगे कि सिर्फ इंडियन सिटीजन आता है यहाँ पे, जिसकी भारतीय इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, और उसे हम डीम्ड रेजिडेंट तब मानते हैं अगर किसी और कंट्री का वो टैक्स पर्पस के लिए रेजिडेंट नहीं है। समझ रहे हैं कि कहीं पे भी उसको टैक्स पर्पस के लिए रेजिडेंट नहीं माना जा रहा। दोबारा पढ़ लें, ही इज़ नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय रीजन ऑफ डोमिसाइल, रेजिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया। मेन थिंग इज ही इज़ नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री। मेन ये इसी चीज़ के पीछे है कि भाई जो टैक्स हेवन्स हैं, जहाँ पे टैक्स लगता ही नहीं है, वहाँ जाके अगर हमारे रेजिडेंट बैठे हैं तो उन्हें यहाँ कवर किया जाए। बाकी अगर आप 6(1) में आ गए तो बेटा जी 6(1) में नहीं आना है। इसके बाद बात आती है सर रेजिडेंशियल, जब रेजिडेंट हो जाता है तो आपको पता है इंडिविजुअल के केस में थोड़ा सा आगे चलता होता है कि वेदर ही इज ऑर्डनरी और नॉट। यहाँ भी आपको लगेगा कि कुछ बातें पुरानी हैं, कुछ नई भी हैं, ध्यान दें क्या कहता है। ओनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ कैन बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डनरी इन इंडिया। ऑल अदर क्लासेस आर इधर रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट पर्सन इज वन who satisfies any one of the condition under this section। कहता नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हम उसे मानते हैं जो नीचे लिखी हुई कोई एक कंडीशन पूरी कर दे। सर ये पुराना, पिछले 10 साल में से 9 बार क्या बनना पड़ेगा सर, नॉन रेजिडेंट। पिछले 10 साल में से 9 बार आपको नॉन रेजिडेंट बनना पड़ेगा, या आप ये प्रूव कर दें कि पिछले 7 साल का स्टे आपका 729 या उससे लेस है। ये कोई अमेंडमेंट नहीं, ये सब पहले भी ऐसी था। अब आगे जो इतना भारी भरकम लिखा वो बहुत आसान है। वहाँ वो कहता है अगर कोई इंडिविजुअल है जो कि इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन रीजन है, जो बाहर रहता था और विजिट पे आया, जिसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा थी इंडिया वाली, और वो इंडिया में 120 या उससे ज़्यादा दिनों के लिए था, तो आपने वो जो नया सेक्शन, जो नई कंडीशन लगाई थी कि बेटा तुम 60 डेज वाली रहने दो, तुम्हारे पे ये वाली लगेगी। अब अगर किसी के 121 120 दिन यहाँ है और पिछले 4 साल के 365 है, और उस वजह से सेक्शन 6(1) में आपने उसे रेजिडेंट बना लिया, तो आपने उसे एक छूट दे दी बेटा कि आपको रेजिडेंट तो बना लिया 120 वाली कंडीशन से, पर आप रहेंगे हमेशा नॉट ऑर्डनरी। आप रहेंगे हमेशा नॉट ऑर्डनरी। देखिए बड़े बढ़िया तरीके से समझे इसको, कि अगर 120 वाली कंडीशन पूरी होके 120 वाली कंडीशन पूरी होने के कारण 15 लाख से ज़्यादा की इनकम, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन रीजन, और वहां आप बन गए पिछले 4 साल चेक करके रेजिडेंट, तो बेटा आप रहेंगे हमेशा नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट। दूसरा जो पॉइंट लिखा है यहाँ पे, जो 4th पॉइंट लिखा है, वो भी सर यही है। जो बंदा 6(1) के कारण, जो बंदा 6(1) के कारण रेजिडेंट बना है, जो बंदा 6(1) के कारण रेजिडेंट बना है, दैट इंडिविजुअल जो कि इंडियन सिटीजन है और रेजिडेंट डीम हो गया 6(1) में, उसका कुछ आगे जांच पड़ताल नहीं होगा, वो डीम्ड रेजिडेंट हमेशा नॉट ऑर्डनरी होगा। वो डीम्ड रेजिडेंट हमेशा नॉट ऑर्डनरी होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब जो आगे हम करेंगे, नो डाउट इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपको, पर पहले इस वीडियो को मैं तकरीबन इसी एंड पे क्लोज करने वाला हूँ कि आप इसको थोड़ा जा अपनी अंडरस्टैंडिंग में उठाएं, ठीक है। फिर मैं इधर रीजन ला रहा हूँ, अगली वीडियो में आ रहे हैं इधर रीजन कि इस तरह की अमेंडमेंट क्यों बनी, कि हमने लोगों को पकड़ के रेजिडेंट बनाया, फिर साथ में नॉट ऑर्डनरी कह दिया कि चलो ज़्यादा नहीं तंग करते, ऑर्डनरी नहीं बनाएंगे, नॉट ऑर्डनरी रहोगे।
तो फिर एक बार जाते जाते रिवाइज कर लें कि नया क्या है। नया ये है कि सर वो 60 डे एंड 365 पहले पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन पे नहीं लगती थी। अब मॉडिफिकेशन ये की गई है कि अगर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं या इंडियन सिटीजन हैं और आपकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, ये भी ज़रूरी है कि 15 लाख से ज़्यादा, तो भाई वो कंडीशन आप पे लगेगी, सीधा नहीं, मॉडिफिकेशन के साथ 60 डेज के बजाय 120 डेज, 60 डेज के बजाय 120 डेज, ध्यान रखना। फिर एक 6(1)(a) लाया गया, नया नया क्लॉज लाया गया कह लो। तो वहाँ अगर आप बात करें, नया सेक्शन लाया गया, सबसेक्शन लाया गया, सॉरी। तो वहां अगर आप बात करें, डीम्ड रेजिडेंट बनाया गया। डीम्ड रेजिडेंट कौन है? वो बंदा इंडियन सिटीजन होना चाहिए। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हुआ तो कोई बात नहीं, सिर्फ इंडियन सिटीजन, इंडिया वाली इनकम 15 लाख से ज्यादा, और दुनिया भर में किसी भी कंट्री में लायबल फॉर टैक्स नहीं बनना चाहिए उस साल में। तो जो कहीं पे भी लायबल नहीं है हमारा नागरिक, हमने कहा बेटा तू यहाँ पे रेजिडेंट बनेगा, तू यहाँ पे रेजिडेंट बनेगा। फिर आगे जाके हमने 6(6) में ये बता दिया कि भाई जो 120 के अकॉर्डिंग रेजिडेंट बने हैं वो नॉट ऑर्डिनरी रहेंगे हमेशा। जो 6(1)(a) के अकॉर्डिंग, 6(1)(a) के अकॉर्डिंग रेजिडेंट बने हैं वो भी हमेशा नॉट ऑर्डिनरी ही रहेंगे। अब आगे की गेम की ऐसा खेल या चक्रव्यूह क्यों रचा गया वो अगली वीडियो में आपके सामने होगा। ओके जी बेटा, बाय बाय।